स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में स्वाधीनता दिवस के मौके पर। और हम आपको ये बताएं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की आज़ादी चाहता है। उसकी एक ख्वाहिश ये भी होती है कि वो दौलत बनाए ताकि इसके लिए ज़्यादा टेंशन ना रह जाए। और आज़ादी की सालगिरह पर हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं इसी मकसद से, फ्रीडम स्टॉक्स आपके लिए, क्योंकि CNBC आवाज़ का आपसे वादा रहा है वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा। आखिर क्या है फ्रीडम स्टॉक्स? ये ऐसे शेयर हैं जो आपको चिंता से मुक्त कर देंगे, क्योंकि आपने अगर हमारे एक्सपर्ट की सलाह पर इन शेयर्स में पैसे लगाए तो आप माला माल बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। और हमारे इस शो में बाजार के 4 जाने माने एक्सपर्ट्स अपनी पिक्स दे रहे हैं। इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, प्रभुदास लीलाधर के अजय बोर्ड के, ट्रेडशिप ब्रोकिंग के संदीप जैन और एंजल ब्रोकिंग के राजन शाह। बाजार के इन दिग्गजों का दावा है कि रिस्क फ्री रिटर्न के लिए इन शेयरों में निवेश कीजिए। फ्रीडम स्टॉक से बने मालामाल सबसे पहले हमारे साथ संदीप जैन शामिल हो रहे हैं अपनी पिक्स के साथ। संदीप, बताइए, रिस्क फ्री रिटर्न के लिए आप कौन से स्टॉक्स में दांव लगाएंगे? कौन से सेक्टर की टॉप पिक बता रहे हैं आप? मार्केट्स को देखते हुए और मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी इन दिनों में देखी है करेंसी की वजह से, तो मैंने 3 स्टॉक्स ऐसे चुने हैं जो एक तरीके से डिफेंसिव बेट भी हो, डेट्स भी कमती हो कंपनी में, और ओवरऑल रुपी डेप्रिसिएशन से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। तो मेरा और ये जो स्टॉक्स है, ये 3 सेक्टर है जो एक तरीके से मेरे फेवरेट्स भी रहे हैं और ओवरऑल मार्केट के भी अभी फेवरेट्स है, जैसा कि फार्मा है, IT है और FMCG है। तो मैं पहला स्टॉक मेरा फार्मा सेक्टर से दूंगा और वो है यूनिकेम। यूनिकेम लैब इनफैक्ट एक पायनियर है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के। अमृत मोदी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था ये 1962 में, और करीब 6 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है इनके ड्रग्स के, और करीब 3000 लोग काम करते हैं इस कंपनी में, और मुंबई में हेडक्वार्टर्स है, और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फार्मा कंपनीज में से एक है, और APIs मैन्युफैक्चर करती है और काफ़ी फार्मा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि थेराप्यूटिक एरियाज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंटी इन्फेक्टिव्स और पेन मैनेजमेंट की। और प्राइस टू बुक वैल्यू का मल्टीपल भी बहुत सस्ता है, करीब 1.87। अगर सन फार्मा की बात करें तो 7.47। डेफिनेटली मिड कैप फार्मा कंपनी है, लार्ज कैप फार्मा कंपनी से कई बार कंपेयर नहीं करना ज़्यादा बेहतर रहता है, बट फिर भी जिन तरीके की वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है मुझे बहुत सस्ती लगती है। फिर कंपनी ने ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई है। लास्ट 1 साल की अगर बात करें तो सेल्स में करीब 24% की ग्रोथ थी, और नेट प्रॉफिट्स में बहुत ही बेहतरीन 58% की ग्रोथ थी। और 3 साल की अगर ग्रोथ की बात करें तो करीब 15% के दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें और रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो करीब 20% है रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन कैपिटल करीब 16%, और जीरो डेट कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड, अगेन डिविडेंड यील्ड पे काफ़ी मैं ध्यान देता आया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क रहती है तो वो कहीं ना कहीं डिविडेंड से कुशनड अप हो जाती है, और 3% की डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है कि सेल्स करीब 20% से ग्रो करेगी और नेट प्रॉफिट्स करीब 27% से ग्रो करेगी नेक्स्ट 2-3 सालों में। और मेरे हिसाब से आज का जो ये भाव है करीब 150-51 के लगभग, इनफैक्ट 180-85 के लगभग चल रहा था लास्ट मंथ ही, वहां से टूट के आया, इन लेवल्स पे आया है। तो और यहां से इनफैक्ट एक सपोर्ट भी अच्छा खासा लिया था 145 के लगभग। तो मुझे लगता है कि 220 का जो टारगेट है करीब 9 से 12 महीने में बहुत इजीली अचीव कर सकता है। ओके, तो ये टारगेट आपके लिए काफी शानदार यूनिकेम लैब में नजर आता है, 220 रुपए का, करीबन साल भर के अंदाज से। संदीप के बाद एंजल ब्रोकिंग के राजन शाह से उनकी पसंद के फ्रीडम स्टॉक्स जान लेते हैं। राजन, लंबी अवधि के लिए आप कहां निवेश की सलाह दे रहे हैं? फिनोलेक्स केबल है मेरा स्टॉक एक्चुअली। ये बेसिकली अगर आप देखो तो एक जमाने में ब्लू चिप कंपनी हुआ करती थी। 1980s, लेट 1980s देखो, 1990s देखो, या अर्ली पार्ट ऑफ 2000 देखो, उस जमाने में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मिड कैप हुआ करती थी। और इनफैक्ट ये 12-13 साल में कंपनी ने 4 बोनस भी डिक्लेयर किए थे उस वक्त। और अर्ली पार्ट ऑफ 2000 में तो कंपनी ने 2 बायबैक भी किए थे। जब काफी कंपनियां बायबैक किया नहीं करती थी उस वक्त ये कंपनी ने बायबैक इनिशिएट किया था और कंप्लीट भी किया था। तो एक जमाने में ब्लू चिप कंपनी थी, लेकिन 2006 के बाद अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखो तो काफी हिट हुआ था और कंपनी ने काफी डिसअपॉइंट किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर के जो नतीजा है और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का जो नतीजा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि दिस कंपनी इज ऑल सेट टू रिगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी। मुझे लग रहा है कि जो पहले की ग्लोरी थी वो फिनोलेक्स केबल वापस रिगेन करेगी आने वाले सालों में।
और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर का नतीजा देखो तो इकोनॉमी में जबरदस्त स्ट्रेस है, फिर भी कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़ा है और प्रॉफिट लगभग 36% बढ़ा है और पूरे साल का ईपीएस आ रहा है करीबन 11 रुपए का। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि 2008 में जब इसका नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का था तब इसका शेयर का भाव 132 रुपए का था और इस साल का इसका प्रॉफिट आ रहा है करीबन 165 करोड़ का, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 90% बढ़ेगा वो लेवल से। लेकिन इसका शेयर आज आपको मिल रहा है 55 रुपए में नो, तो उस वक्त 90 करोड़ पे 132 रुपए का भाव था, इस बार 165 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा, फिर भी स्टॉक प्राइस है 55 रुपए में। तो ये दिखाता है कि बाजार में कितनी इरेशनलिटी चल रही है और ये इरेशनलिटी का फायदा ही इन्वेस्टर्स को उठाना है और ये स्टॉक में निवेश करना है। ओके और हमारे शो आईपीएल एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो में दलजीत सिंह कोहली के स्टॉक्स ने काफी शानदार रिटर्न दिए हैं। दलजीत बताइए, फ्रीडम स्टॉक में रिस्क फ्री रिटर्न के लिए आपकी क्या पसंद है? आदित्य बिरला नोवो हमको लगता है कि ये एक स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है। ये एक स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है अपने पोटेंशियल से। पहले हम समझ लेते हैं कि ये बिज़नेस क्या करता है। ये आदित्य बिरला नोवो एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर में फाइनेंस का बिज़नेस है, रिटेल का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग है और टेलीकॉम है। फाइनेंस का बिज़नेस हम सब जानते हैं, बिरला सन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला मनी है, बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सो ये सब बिजनेसेस फाइनेंस के अंडर में इनके वर्टिकल में है, जो वर्टिकल लगभग 25% टॉप लाइन और करीबन 23% EBIT को कंट्रीब्यूट करता है FY13 में। टेलीकॉम के वर्टिकल में आइडिया हम सब जानते हैं, अमंग द टॉप 3 प्लेयर्स इन इंडिया। लगभग ये टेलीकॉम वर्टिकल जो है वो अगेन 20-25% करीबन टॉप लाइन को और 30 से 35% EBIT को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इनका मिला जुला मिश्रण जो है वो एक होल्डिंग कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप में है, आदित्य बिरला नोवो के नाम से। हमें लगता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मार्केट को शायद समझ नहीं आता। और दूसरी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें एक टाइम पे अच्छा करती हैं, दूसरी चीज़ें दूसरे टाइम पे अच्छा करती हैं, तो बेनिफिट पूरा नहीं मिलता है। कंपनी ने अभी ये एक बहुत बड़े प्रोबेबल कैंडिडेट हैं नए बैंकिंग लाइसेंस को लेने के लिए। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो इनके नंबर्स जो आए हैं इनको SOTP बेसिस पे हम वैल्यू करेंगे। बहुत कंजर्वेटिवली भी अगर हम सब बिजनेसेस को अपने पीयर कंपैरिजन के साथ कम वैल्यू करें तो भी हमारा टारगेट करीब 1506 रुपये आता है। तो यहाँ पर आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर आदित्य बिरला नोवो में दलजीत सिंह कोहली को। प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड एडवाइजरी हेड अजय बोडके हमारे साथ हैं। जानते हैं इनकी पसंद के स्टॉक कौन से हैं, कौन सी हैं अजय बोडके की टॉप पिक्स? ब्रिटानिया गत 3 या 4 महीने से हम रेकमेंड कर रहे हैं। उस इनपुट कॉस्ट एनवायरनमेंट ब्रिटानिया के लिए काफ़ी फेवरेबल है। उसके जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, गेहूं के प्राइसेस पीक से 6% डाउन है, शुगर के प्राइसेस पीक से 17% डाउन है और पाम ऑयल के प्राइसेस पीक से अराउंड 22% डाउन है। इन तीनों रॉ मटेरियल्स की गिरावट के कारण कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ है। दूसरा यह है कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स में। जो लो मार्जिन ग्लूकोज बिस्किट्स थे, सिर्फ 19% उनके सेल्स आज रह गए हैं और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जो केक्स है, रस्क है और ब्रेड है, जो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। 28% CAGR ग्रोथ उनमें हुआ है 2008 से और आज ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स तकरीबन 19% कंपनी के सेल्स का हिस्सा हो गए हैं। इसके कारण प्राइसिंग पावर कंपनी के पास आ गया है। कंपनी अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो हमारा अनुमान है कि फ्रॉम 19.6% इस साल में कंपनी का अर्निंग्स 26% बढ़ेगा, FY14 में 25 रुपये हो जाएगा और FY15 में फिर से उसमें 30% का इजाफा होगा और वो 32 रुपये हो जाएगा। तो आज ये स्टॉक है हमें अवेलेबल तकरीबन 28 टाइम्स FY14 और अराउंड 21 टाइम्स FY15। लेकिन अगर आप उनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, अराउंड 41% FY14 में एस्टिमेटेड है और अराउंड 44% FY15 में एस्टिमेटेड है। तो मेरे ख्याल से जो बढ़ोतरी हमने भाव की देखी है वो मीडियम टर्म में चलती रहेगी और रफली अराउंड 812 रुपए का टारगेट मीडियम टर्म में ब्रिटानिया में हमने अनुमानित किया है। ओके, वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे उनके कुछ दूसरे पसंदीदा फ्रीडम स्टॉक्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। दलजीत, आपका पहला फ्रीडम स्टॉक आदित्य बिरला नूवो रहा था जो आपके आईपीएल के भी पोर्टफोलियो में है। दूसरा फ्रीडम स्टॉक कौन सा है आपका? दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसको हमने पसंद किया है इंडिपेंडेंस डे के लिए। हमारा मानना है कि बजाज फाइनेंस अगेन ये स्टॉक एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर से लगातार लगभग 7-8 क्वार्टर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है। इस क्वार्टर की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्होंने कुछ 30% की AUM ग्रोथ दिखाई है। SME सेगमेंट में कुछ 40% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी इतना कॉन्शियसली काम करती है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से इनको जब समझ में आया कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में तकलीफ आने वाली है क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट ख़राब है, तो इन्होंने अपना एक्सपोजर वहाँ पे कम करना कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वहाँ पर डिसबर्समेंट्स कम करेंगे, वहाँ पर सैंक्शंस कम करेंगे और उसको मेकअप करेंगे कंज्यूमर वाली तरफ, SME वाली तरफ, होम लोन की तरफ, जो कि काफ़ी सेफ बिजनेसेस हैं और ग्रोइंग बिजनेसेस हैं। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से करेक्ट हुआ था, 1500 से 1020 आया था, इसीलिए हमारा इसमें इंटरेस्ट जागा। हमें लगता है कि इसको इस समय अभी चाहे ये दो दिन में 15-16% बढ़ गया है, फिर भी अभी लेना चाहिए 1200 पे। इसका हमारा टारगेट जो है वो 1600 रुपये का है इन नेक्स्ट 3 to 6 months। 1600 रुपए तक जाने की उम्मीद बजाज फाइनेंस में यहाँ पर कर रहे हैं कोहली साहब। लेकिन संदीप, फार्मा सेक्टर के बाद किसी और सेक्टर पर है आपकी नज़र? जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था कि फार्मा, IT और FMCG ये तीनों सेक्टर्स डार्लिंग सेक्टर्स अभी मार्केट्स के और डिफेंसिव भी है, तो वैसा ही मैंने एक IT स्टॉक चुना है। और अगेन मेरे जो फेवरेट कैप है मिड कैप, उसी से मैंने चुना है और काफ़ी अप्रिसिएशन का स्कोप रहता है और डाउनसाइड रिस्क भी काफ़ी कम लगती है मुझे, इसलिए मैंने एक मिड कैप IT स्टॉक चुना है। ये कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स। इनफैक्ट परसिस्टेंट रिटर्न्स मेरे हिसाब से देगी ये पोर्टफोलियो में। एक लीडिंग प्लेयर है ग्लोबल आउटसोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट में और कंपनी की सर्विस ऑफरिंग्स करीब सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देती है और कंपनी प्राइमरीली इंफ्रा, टेलीकॉम और लाइफ साइंसेज सेगमेंट पे फोकस करती है। करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी का और कंपनी ने करीब 3000 प्रोडक्ट्स डेवलप किए और रिलीज़ किए पिछले इन सालों में। और कंपनी ने इनफैक्ट कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं जिसकी ग्रोथ आगे बहुत बेहतरीन देखने को मिलने की पूरी उम्मीद इंडस्ट्री भी लगा रही है और एनालिस्ट भी लगा रहे हैं। और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो क्लाउड कंप्यूटिंग में किया है, एनालिटिक्स में किया है और एंटरप्राइज मोबिलिटी सेगमेंट्स में किया है। और कंपनी जीरो डेट कंपनी अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिस तरीके की डेट रिडन कंपनीज की पिटाई हो रही है मार्केट में, फिर डिफेंसिव बेट तो है ही है जो मैंने शुरुआत में कहा, फिर डिमांड एनवायरनमेंट US में पर्टिकुलरली बहुत इंप्रूव हुआ है, यूरोप भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है और वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगेन IT सेक्टर में अगर लार्ज कैप्स की बात करें, TCS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो ये सब करीब 25-30 के पी पे अवेलेबल है और यही कंपनी करीब 10 के पी पे अवेलेबल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कंपनी का अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी सिर्फ 2 का है, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरे अगर मिड कैप IT कंपनीज के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये करीब 3 टाइम्स का रहता है। कंपनी इनफैक्ट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का वो करीब 27% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है और पिछले 3 साल में कंपनी 30% से ग्रो कर रही है और नेट प्रॉफिट्स करीब 18% से। तो मेरे हिसाब से और इनफैक्ट टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग लगता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा लगती नहीं है मुझे कंपनी में। तो करीब 680 से लेकर 700 रुपये का मैं टारगेट दूंगा नेक्स्ट 12 से 15 महीने में। 700 रुपए तक जाने की गुंजाइश यहाँ पर साल सवा साल के नज़रिए से दिखाई देती है। राजन का अगला स्टॉक जानते हैं। राजन, दूसरा फ्रीडम स्टॉक कौन सा है आपका? देखिए, ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त पेसिमिज्म है और ये पेसिमिज्म क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है काफी सारे बढ़िया कंपनी के वैल्यूएशंस में भी। तो यही चीज हमें दिख रही है महिंद्रा हॉलीडेज के स्टॉक प्राइस में। बहुत ही पेसिमिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा है ये स्टॉक प्राइस जो करीबन 220 के लेवल पे है। एक छोटी सी कंपैरिजन करना चाहूंगा जिससे आपको आइडिया आएगा कि कितना पेसिमिज्म मार्केट में है और किस तरह से ये वैल्यू कर रहे हैं बढ़िया कंपनीज को। 2009 में जून 2009 में, यानी 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इसका IPO आया था तब इसके पास करीबन अप्रोक्सीमेटली 30 रिजॉर्ट्स थे। आज इसके करीबन 44 रिजॉर्ट्स हैं। उस वक्त
इसकी रूम इन्वेंट्री थी 1500 रूम की, आज उसकी रूम इन्वेंट्री है करीबन 2500 रूम की, यानी रिजॉर्ट्स बढ़े 50%, रूम इन्वेंट्री बढ़ी है 66%। और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आप देखो तो उस वक्त 1,10,000 इसके मेंबर्स थे, क्लब महिंद्रा मेंबर्स, और आज करीबन 1,63,000 मेंबर्स हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली मेंबरशिप भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ी है। तो अगर रिजॉर्ट्स 50% बढ़े, रूम इन्वेंट्री 66% बढ़ी है, नंबर ऑफ मेंबर्स भी अप्रोक्सीमेटली 50% बढ़े, तो लॉजिकली तो इसका स्टॉक प्राइस भी कम से कम 50% ऊपर होना चाहिए आईपीओ प्राइस से। उस वक्त इसका आईपीओ आया था 300 रुपए के दाम पे, तो आज लॉजिकली इसका भाव होना चाहिए 450 रुपए का, लेकिन ये स्टॉक आपको मिल रहा है करीबन 220 के लेवल पे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पेसिमिज्म रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका स्टॉक प्राइस, और यही पेसिमिज्म एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए। इसके पास अगर आप देखो तो आज के तारीख में 10 जगह पे अप्रोक्सीमेटली 200 एकड़ की जमीन भी है, और उसकी वैल्यू आज के तारीख में करीबन 500 करोड़ है, जबकि इसका मार्केट कैप है 2000 करोड़। तो बेसिकली आप हर एक एंगल से देखो तो महिंद्रा हॉलिडेज में रिस्क बहुत ही लो है, अपसाइड बहुत ही रीजनेबली अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 500 रुपए का लेवल तक जाएगा आराम से, और ये 500 रुपए का लेवल बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है एक्चुअली, बिकॉज अगर आप देखो तो नवंबर 2010 में इसका स्टॉक का भाव करीबन 500-550 का था, तो ये घट के अभी 220 तक आया है। तो मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 साल में ये 500 का लेवल, ये जो फंडामेंटल्स है उसके बेसिस पर आराम से टच करेगा। तो महिंद्रा हॉलीडेज में भी आपके पैसे दोगुने हो सकते हैं, ये अंदाजा है राजन का। अजय, लंबे अवधि के लिए आपने ब्रिटानिया में निवेश करने की सलाह दी है, और कौन से सेक्टर या स्टॉक्स पर आपकी नजर है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो स्टॉक है उसमें 2 या 3 चीजें, हमारा टारगेट प्राइस 108 रुपया है, और कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है जो एक टेलविंड बना रहेगा कंपनी के लिए। और दूसरे जो इश्यूज है 7 या 8 क्वार्टर से, गत 7 या 8 क्वार्टर से रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के होने के कारण आई थिंक यूरोपियन ऑपरेशंस में, कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में काफी ड्रैग हुआ था, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि वो वी आर ऑलरेडी बिहाइंड दैट रिस्ट्रक्चरिंग। ऑलरेडी जो हाई कॉस्ट लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग था बेल्जियम में, वो लो कॉस्ट लोकेशन हंगरी में शिफ्ट हो गया है। उसके बेनिफिट्स कंपनी को कॉस्ट सेविंग्स के अगले 1 या 2 साल में आते रहेंगे। एफिशिएंसी लेड गेन्स भी कंपनी को होंगे, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। एबिटा मार्जिन जो 4.2% था FY13 में, वो बढ़ के 5.9% हो जाएगा FY14 में, और फिर से बढ़ के 9.6% हो जाएगा FY15 में। आई थिंक कंपनी का वैल्यूएशन भी अराउंड 9.2 टाइम्स FY15 है। तो आई थिंक ब्रिटानिया और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इन 2 कंपनीज में हम मीडियम टर्म को नजर में देखते हुए निवेश करने की सलाह देते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हालांकि इतना परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी हद तक दिक्कतें नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन बेट लगाने की तैयारी अजय यहाँ पे कर रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आगे जानेंगे अपने एक्सपर्ट से उनके कुछ दूसरे पसंदीदा फ्रीडम स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर, और अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। कुछ और स्टॉक्स जिन पे इनकी नजर है। राजन, लंबी अवधि के लिए आपने 2 स्टॉक्स बताए जहां पैसे डबल होने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कोई और भी स्टॉक है? गोदरेज प्रॉपर्टीज का मार्केट कैप है 3,500 करोड़, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में बहुत ही अपसाइड पोटेंशियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जब फिरोज शाह गोदरेज कंपनी के एमडी बने अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले, तब उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था, तब वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका टारगेट है कि 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ का करेंगे। आज उसका रेवेन्यू है 1,500 करोड़ से थोड़ा सा कम है। तो अगर ये कंपनी आने वाले 7 साल में 10 गुना बढ़ने वाली है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक 1-2 साल के लिए नहीं, लेकिन 7 साल के लिए इसमें निवेश करें, और 7 साल में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स आपको देगा। 3 साल का टारगेट अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए का, लेकिन 7 साल का टारगेट मुझे लग रहा है 2-2.5 हजार के आजू बाजू आ जाएगा ये स्टॉक। यहाँ पे इंतजार आपको काफी लंबा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि एक शेयर समझ के इन्वेस्टमेंट करें, तो शायद अच्छे रिटर्न आएंगे। यहाँ से फिलहाल 3 साल के लिए भी 1,000 रुपए यानी डबल होने का मौका एक बार फिर से राजन के हर एक स्टॉक में आपको मिल रहा है। संदीप, वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी स्टॉक आपसे जानना चाहेंगे। आफ्टर फार्मा आईटी अगेन एक और डिफेंसिव सेक्टर है वो एफएमसीजी, और वहाँ से मैंने कंपनी चुनी है बर्जर पेंट्स। इनफैक्ट 1928 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और इंडिया की आज 2nd लार्जेस्ट पेंट्स कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑल्सो। और कंपनी इनफैक्ट जो एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है
उससे काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, और जो गैप है वो बहुत बड़ा है। बट अगर ब्रांड के परसेप्शन की बात करें या ओवरऑल जो ग्रोथ की बात करें, तो कंपनी मुझे लगता है कि ये जो गैप है बहुत जल्द इंचअप कर देगी, और इनफैक्ट पास्ट कुछ सालों में भी कंपनी ने काफ़ी इस गैप को फिल किया है। अगर मुझे याद है, इनफैक्ट आप ही के चैनल के एक शो में मिड कैप मसाला बोल के शो आता था, उसमें मैंने ये करीब 80 से 100 रुपए के लगभग ये स्टॉक रेकमेंड किया था, और आज करीब ये 230 के लगभग है, और ऊपर ये करीब 280 के लगभग देख चुका है। और मेरे हिसाब से जो एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये सारे एक्सपेंशन प्लान्स इंटरनल अक्रूवल से ला रही है। डेट्स पे कंपनी का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, और मार्केटिंग काफ़ी एग्रेसिव है कंपनी की, एग्रेसिवली अपना नेटवर्क को डेवलप किया है, ब्रांड बिल्डिंग भी काफ़ी की है, और 2007 में करीब टोटल सेल्स का 5% एड स्पेंड था, और अब वो करीब 11% है। बट 11% होने के बाद भी, और इतनी ग्रोथ एड स्पेंड में होने के बाद भी, इंडस्ट्री में लीस्ट एड स्पेंड माना जाता है इस कंपनी का। तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी के पास और भी स्कोप है, अगर थोड़ा सा एड स्पेंड बढ़ाती है और जो अभी कैपेक्स ला रही है, इन सबको अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो कंपनी की ग्रोथ और ज़्यादा दिखेगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात कर रहा था, करीब 15,000 डीलर्स का नेटवर्क है, और करीब जो टिंटिंग प्लांट्स होते हैं, टिंटिंग मशीनरीज होती है, वो करीब 8,000 कंपनी ने लगा रखे हैं अक्रॉस द कंट्री। और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पे कंपनी ने फोकस करना शुरू किया है, और काफ़ी एग्रेसिवली वहाँ पेनेट्रेट भी कर रही है। अगर देखा जाए तो 3.5 टाइम्स करीब 3.5 से 4 गुना इन सिटीज़ की टियर 1 के मुकाबले ग्रोथ ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी प्लेस्ड है, और जिस तरीके से रुपी डिप्रिसिएशन का हालांकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है कंपनी का, बट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है कंपनी एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री इनफैक्ट पास ऑन कर देती है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चल रही है, और इतनी पुरानी कंपनी, और डेट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपनी में, तो टारगेट मेरे हिसाब से 300 से 320 का दूंगा, करीब 50% ऊपर, करीब 30 से 40% ऊपर, और 12 से 15 महीने के लगभग की अवधि में ये आराम से अचीव होता हुआ मुझे दिखता है। तो बर्जर पेंट एक और स्टॉक जो आपको शानदार रिटर्न दिला सकता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये ढेरों इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, जहां पर आप निश्चिंत होकर निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया लें, साल भर से लेकर के राजन ने आपको 7 साल तक के निवेश का एक आइडिया दिया है। और वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाई के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज। लाख मेगा